स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। आज का हमारा वीडियो जो है वो इमेज बेस्ड एमसीक्यूज का रहेगा। डिफरेंट टाइप की इमेजेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उन इमेजेस का क्या पहचान है, उनको क्या कौन सी वो इमेज है, उस इमेज के यूजेस क्या रहते हैं, और वो इमेज जो है वो बेसिकली कहाँ जो है फंक्शन करती है, कहाँ उस इमेज को बेसिकली हम जो है उसका यूजेस लेते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट इमेज है, आपको पहचानना ये किस तरीके का इमेज है। हाँ, स्लाइटली इसको राउंड किया हुआ है, बेसिकली स्ट्रेट होता है। तो ये किसका इमेज है ये आपको सबसे पहले पहचानना है, और आई थिंक आप लोग पहचान चुके होंगे। दिस इज द इमेज ऑफ बोगी। वेरी गुड। ये क्या है? बोगी है ना, बोगी। बोगी जो होता है, बोगी, दिस इज बोगी। बोगी क्या होता है? तो बोगी जो है उसको इंट्रोड्यूसर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूसर। या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जी ई बी। क्या बोलते हैं? जी ई बी। अब आप कहोगे जी ई बी क्या होता है सर? तो जी बी होता है गम इलास्टिक बोगी। जी बी होता है गम इलास्टिक इलास्टिक बोगी। ये तो इसके नाम हो गए। अब काम क्या है? नाम और काम दो ही चीज होती है इमेज के अंदर। तो एक तो हो गया, हमने बोला इसको बोगी है, गम इलास्टिक बोगी है या इंट्रोड्यूसर है। तो इसका काम क्या है? तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। कब यूज करते हैं इसको? एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के दौरान। एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के दौरान जब इंटुबेट जो है वो मुश्किल से होता है, तो बोगी काम में लिया जाता है। पहले बोगी को इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रेकिया के अंदर, और बोगी से एंडोट्रेकिया को इंटुबेट करते हैं। और जैसे ही बोगी चला जाता है, इस बोगी के ऊपर से जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देते हैं अपन। तो ये गाइड वाइड की तरह काम कर रहा है। और जब ट्यूब अंदर चली जाती है तो फिर हम बोगी को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूसर या गम इलास्टिक बोगी या एंडोट्रेकियल इंटुबेशन में यूज होने वाला इम्पोर्टेंट जो है स्टीलॉइड है, जो एक गाइडेंस की तरह काम करता है, और हम इंटुबेट आराम से कर पाए, इसमें हमारी फुली मदद करने वाला एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इमेज बेस में पहला इमेज, और ये है गम इलास्टिक बोगी एंडो फॉर यूज फॉर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। बोगी या इंट्रोड्यूसर इसको बोला जाता है। दिस इज द सेकेंड इमेज। वेरी गुड। ये इमेज किसका है? बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी, इसको हम क्या बोलते हैं? बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी या इसी का दूसरा नाम है फेशियल पाल्सी। सेवंथ क्रेनियल नर्व की बीमारी है। सेवंथ क्रेनियल नर्व मिक्स टाइप की होती है। सेवंथ क्रेनियल नर्व कैसी होती है? मिक्स टाइप की। मिक्स टाइप की। मिक्स, जिसकी दो ब्रांच होती है, सेंसरी और मोटर। तो ये मोटर की बीमारी है, मोटर ब्रांच अफेक्ट होती है जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होती है। सेवंथ क्रेनियल की जो सेंसरी ब्रांच होती है वो तो टंग के एंटीरियर टू थर्ड पार्ट को सप्लाई करके टेस्ट का सेंस कराती है, टेस्ट का। लेकिन उसकी जो मोटर ब्रांच होती है वो फेस की मसल का मूवमेंट कराती है, और उसकी अफेक्ट होने की वजह से होने वाली बीमारी होती है बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी। अब ये बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी राइट है या लेफ्ट है, ये आपको पहचाना है। तो जिधर फेशियल मूवमेंट दिख रहे हैं आपको, आप देख रहे हो ये आई क्लोज है, ये इस तरीके से चिक घुमा हुआ है, ये इसका मतलब इधर फेशियल मूवमेंट है। इसका मतलब बेल्स पाल्सी इधर नहीं है, बेल्स पाल्सी किधर है? इधर है। और ये एरिया कौन सा है? लेफ्ट। तो ये बेल्स पाल्सी किस साइड की है? लेफ्ट बेल्स पाल्सी। कौन सा साइड है ये बच्चे की? लेफ्ट साइड की है। तो बेल्स पाल्सी लेफ्ट साइड में हो रखी है, जिसमें सिम्टम के अंदर जो ये फोर हेड है, यहाँ पे रिंकल एब्सेंट रहेंगे। बच्चा जो है आई को क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो अनेबल टू क्लोज द आई, है ना। ये फेस जो है ये लटका हुआ है, इसका फेस जो है वो ड्रॉप्ड रहेगा। नेजोलेबियल फोल्ड जो होता है, ये बेसिकली ये नेजोलेबियल फोल्ड ये एब्सेंट होता है यहाँ पे। आई क्लोज नहीं हो पाती है, फोरहेड रिंकल नहीं होते हैं, फ्लैट हो जाता है नेजोलेबियल फोल्ड, और चेहरा लटक जाता है। यहाँ पे ड्रूलिंग देखने को मिलती है। इस साइड में स्माइलिंग नहीं कर सकते, च्यू नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें यहाँ पे क्लिनिकल साइन में इस बीमारी में देखने को मिलता है। सेवंथ क्रेनियल नर्व की बीमारी है फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट इमेज, व्हाट इट इज। इसको क्या बोलते हैं? अगर आपने इस इमेज को कभी पहले देखा हो, तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। और वेरी गुड, कुछ लोग इसको पहचान गए हैं, बिल्कुल ये ट्रैक्शन डिवाइस है। बहुत अच्छे। ये ट्रैक्शन डिवाइस है, और ये ट्रैक्शन डिवाइस जो है वो यूज किया जाता है
सर्वाइकल ट्रैक्शन के लिए, इसको बोलते हैं गार्डनर वेल टोंग ट्रैक्शन। गार्डनर गार्डनर वेल टोंग ट्रैक्शन, ये इसका नाम है। कहाँ यूज करते हैं, तो इसको यूज किया जाता है अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन के लिए। सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल इंजरी जब होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए काम में लिया जाता है गार्डनर वेल टोंग ट्रैक्शन, इसको नाम दिया जाता है। सर्वाइकल इंजरी में सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबलाइज करने के लिए और अलाइनमेंट में रखने के लिए इस ट्रैक्शन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट ये इमेज है, आपको पहचानना ये क्या है। तो आप देख रहे हो ये वेंट्रिकल्स है, और ये जो ब्लैक शैडो ज्यादा दिख रहे हैं आपको, सेरिब्रम के अंदर वेंट्रिकल वाला एरिया है। नॉर्मली वेंट्रिकल इस तरीके से भरे हुए नहीं होते हैं, और वेंट्रिकल ऐसे भरे हुए हैं, इसका मतलब वेंट्रिकल में फ्लूइड भरा हुआ है। वेंट्रिकल में फ्लूइड जो भरता है उसको सीएसएफ कहते हैं। इसका मतलब ब्रेन के अंदर सीएसएफ एक्यूमुलेट हो रहा है, और सीएसएफ जो है जब ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसिपलस। क्या कहते हैं, हाइड्रोसिपलस। तो ये सीटी स्कैन की इमेज है, लेकिन ये किस बीमारी में देखने को मिलेगी, हाइड्रोसिपलस में। और हाइड्रोसिपलस में क्या होता है, वाटर इन ब्रेन, हाइड्रो वर्ड फॉर वाटर, सिपलस वर्ड फॉर ब्रेन। तो वाटर इन ब्रेन, ब्रेन में वाटर इकट्ठा हो गया, और ब्रेन में जो वाटर इकट्ठा होता है, एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है, उसको सीएसएफ कहते हैं। तो सीएसएफ ब्रेन में जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो इस तरीके का शैडो वहां देखने को मिलता है। तो वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ एक्यूमुलेट हो गया। छोटे बच्चों में ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऐसा होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपलस उसको कहते हैं। और इस तरीके से वाटर इकट्ठा हो जाना हाइड्रोसिपलस कहलाता है, सीएसएफ इन द ब्रेन, वाटर एक्यूमुलेट इन द ब्रेन। जब वाटर वहां एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस वाटर को ड्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है उसको ड्रेन करते हैं। हालांकि ड्रेन करने के लिए जो है कंटिन्यूस ड्रेनेज होता रहे, इसके लिए तो हम वहाँ पे संटिंग करते हैं, वीए संट और वीपी संट, वेंट्रिकुलो आर्टेरियल संट और वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। लेकिन एक बार में ड्रेन कर देना के लिए, एक बार ड्रेन करने के लिए एडल्ट के अंदर जिनमें सिंगल टाइम कोई पैथोलॉजी के कारण हाइड्रोसिफिलस हो जाता है, तो उसको ड्रेन करने के लिए जो किट काम में लिया जाता है वो ये पिक्चर के अंदर शो अप किया गया है। इस किट का क्या नाम है, अगर आपने कभी इस किट को देखा हो, कभी यूज किया हो, बहुत कॉमनली यूजेबल किट है। इसको ईवीडी किट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईवीडी। ईवीडी क्या होता है, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज कहते हैं इसको, ईवीडी किट कहते हैं। यूज फॉर ड्रेनेज पर्पस, है ना। हाइड्रोसिप्लस वाली कंडीशन में भी जो भी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हुआ है उसके उसको ड्रेन करने के पर्पज से इसको यूज करते हैं, हाइड्रोसिप्लस का ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये ईवीडी किट कहलाता है, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज किट। डिफरेंट टाइप के इसके पार्ट, ये जो है सारे इसके इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स है, लेकिन ये किट है जो ईवीडी किट कहलाता है, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज किट। दिस इज द नेक्स्ट वन। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, अगर आप इसको ढंग से देखें, ये इंस्ट्रूमेंट का एंड जो पोर्शन है, उस एंड पोर्शन के ऊपर ये इस तरीके से ये लाइंस वहां पे प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कहलाता है ग्रीन, बहुत अच्छे, कुछ लोग पहचान गए इसको, ग्रीन आर्मिटेग यूटेराइन क्लैम्प। बहुत अच्छे, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ग्रीन आर्मिटैग यूटेराइन क्लैम्प, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ये यूज किया जाता है सिजेरियन सेक्शन के दौरान। इसको यूज्ड कहाँ कहाँ करते हैं, इसको यूज करते हैं सिजेरियन सेक्शन के दौरान, सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन डिलीवरी के दौरान सिजेरियन सेक्शन में इसको यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं हिस्टेक्टोमी में, हिस्टेरेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन में इसको यूज करते हैं, हिस्टेक्टोमी में यूज करते हैं, मायोमेक्टोमी में यूज करते हैं, मैक्टोमी में यूज करते हैं, यूटेराइन रिपेयर में यूज करते हैं इसको, यूटेराइन रिपेयर के अंदर। ये डिफरेंट टाइप की सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उन सब के अंदर इसको यूज किया जाता है। फॉर हिस्टेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन, है ना, यूटेराइन रिपेयर, उन सब के अंदर यूज करते हैं। ग्रीन आर्मिटैग यूटेराइन क्लैंप इसको नाम दिया जाता है। क्लैंपिंग पर्पज है, ब्लीडिंग को रोकने में इसका बेसिक फंक्शन रहता है। नेक्स्ट ये पिक्चर है, और आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये जो इमेज है, इसमें ये जो सारी की सारी है ये वर्टिब्री है, और ये पेल्विस एरिया है।
और इस पिक्चर में बेसिकली ये दिखाया गया है, जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ये पेल्विस के अंदर होता है ब्लैडर, और ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये यूरेटर्स है, और ये जो है रीनल पेल्विस है। तो बेसिकली अगर हम ये केयूबी एक्सरे और केयूबी एक्सरे जब हम करते हैं तो नॉर्मली ये जो है किडनी और किडनी से रीनल पेल्विस और यूरेटर्स और ब्लैडर ऐसे विजुलाइज नहीं होता है एक्सरे के अंदर, तब तक जब तक कि हम डाई यूज ना करें। तो जब डाई इंजेक्ट करके इस तरीके का पिक्चर लिया जाता है तो इसको हम जो है बेसिकली जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं आईवीपी एक्सरे। कौन सा एक्सरे हो गया ये? आईवीपी, जिसमें इंट्रावीनसली पाइलोग्राफी, पाइलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इंट्रावीनसली हमने डाई इंजेक्ट करके हमने ये एक्सरे जो है वो रूल आउट किया, तो इसको हम नाम देते हैं इंट्रावीनस वीनस पाइलोग्राफी, पाइलोग्राफी है ना। इंट्रावीनसली डाई इंजेक्ट करके इस तरीके का एक्सरे जो है हम वहां पे करते हैं, तो ये कहलाता है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। डाई इंजेक्ट करके एक्सरे को कैरिड आउट करना, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। हमेशा ये डाई देने से पहले मरीज को एलर्जी तो नहीं है डाई से, ये जरूर एसेस करें। कई मरीजों को एलर्जी होती है, और एलर्जी अगर आपने डाई दिया और एलर्जी हो रही है मरीज को, तो मरीज जो है उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाएगा, तो ये तुरंत इसको एसेस करें। और इसके नॉर्मल डाई देने से नॉर्मली मरीज को थोड़ा वार्म फीलिंग आता है, टेस्ट साल्टी टेस्ट आता है माउथ में, तो ये नॉर्मल है, मरीज को ऐसा भी समझाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डाई को देने से पहले ही कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट ये एक इमेज है, और इस इमेज में यहाँ पे ये हैंडल है इसका, और ये जगह जो है वो मिरर जैसी होती है, तो इसको नाम दिया जाता है लैरिंजियल मिरर। क्या नाम देते हैं इसको? लैरिंजियल मिरर। लैरिंजियल मिरर जो है यूज किया जाता है फॉर द एग्जामिन पर्पज ऑफ लैरिंग्स ना, लैरिंग्स का एग्जामिन करते हैं। दो तरीके के डिपार्टमेंट में ये ज्यादातर यूज आते हैं, डेंटिस्ट और एनेस्थेटिस्ट। ज्यादातर डेंटिस्ट यूज करते हैं डेंटल प्रोसीजर के दौरान इस तरीके के मिरर, लेकिन एनेस्थेटिस्ट इंटूबेशन के दौरान इसको यूज करते हैं लैरिंग्स के विजुअलाइजेशन के लिए, लैरिंग्स के एग्जामिनेशन के लिए, थ्रोट के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है लैरिंजियल मिरर। डिफरेंट डिफरेंट साइज की अवेलेबल होती है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड ये अलग अलग साइज का वहाँ पे यूज करते हैं, उसकी फिजिक्स के अनुसार उसको यूज कर लिया जाता है। दिस इज द नेक्स्ट वन, और ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ सवाल भी है कई बार, बहुत अच्छे। ये है मोनोपोलार। मोनोपोलार दो तरह की होती है, बाइपोलार और मोनोपोलार, तो ये मोनोपोलार है, सिंगल है इसलिए मोनोपोलार इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कॉटरी, शॉर्ट में इसको कॉटरी बोलते हैं। और ये हो गई मोनोपोलार इलेक्ट्रोकॉटरी। मोनोपोलार इलेक्ट्रोकॉटरी जो होती है वो यूज करते हैं सर्जरी के दौरान, जो भी ब्लड वेसल होती है उसको बर्न करके सील करने में। और इसके अलावा इसको यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटफुल और हार्मफुल टिश्यू, जो भी रहते हैं सर्जिकल साइट पे उनको रिमूव करने में, और ब्लड वेसल जो भी रप्चर हो जाती है उसको बर्न करने में और सील करने में कोटरी का यूज किया जाता है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। और इस कोटरी का नाम है मोनोपोलार इलेक्ट्रो कोटरी। एक मोनोपोलार होती है, एक बाईपोलार होती है। ये पिक्चर मोनोपोलार की है, और डबल वहां पे हो तो उसको बाईपोलार बोल दिया जाता है। तो मोनोपोलार इलेक्ट्रो कोटरी यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू seal or burn the blood vessel and use debris from the surgical site. दिस इज द नेक्स्ट इमेज, और ये इमेज क्या है तो आपको पहचानना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। कुछ लोग पहचान पाए आई थिंक, नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। ये किसी की टेल है जो इस तरीके की होती है, पूंछ होती है, टेल। वेरी गुड, पिग टेल। क्या बोलते हैं इसको? पिग टेल। पिग टेल कैथेटर है, क्या है? पिग टेल कैथेटर। और पिग टेल कैथेटर कहाँ यूज किया जाता है? पिग टेल कैथेटर ड्रेनेज के पर्पज से, ड्रेनेज के पर्पज से। नॉर्मली वो ड्रेन इससे किए जाते हैं जो ड्रेन नॉन कोएगुलेबल और नॉन विस्किड होते हैं। कैसे ड्रेन? नॉन कोएगुलेबल। नॉन कोएगुलेबल का मतलब होता है वो ड्रेनेज, वो फ्लूइड जो कोएगुलेट नहीं होता है, या वो फ्लूइड जो क्या नहीं हो पाता है, विस्किड नहीं होता है ना। जो फ्लूइड विस्किड नहीं होता है, जो कोएगुलेबल नहीं होता, जो कोएगुलेट नहीं हो सकता, जो गाढ़ा नहीं होता है, वो इस छोटे से पाइप से ड्रेन हो सकता है। तो इसको ड्रेनेज पर्पज से यूज करते हैं। नॉन कोएगुलेबल और नॉन विस्किड फ्लूइड जो है इससे ड्रेन हो सकता है, और ज्यादातर इसको एज ए पीसीएन काम में लिया जाता है। परक्यूटेनस जो नेप्रोस्टोमी हम करते हैं, पीसीएन ट्यूब,
उसमें पिगटेल कैथेटर ही काम में लेते हैं, क्योंकि वहां से यूरिन ड्रेन करना होता है। यूरिन न तो कोएगुलेबल होता है न विस्किड होता है, तो आराम से ड्रेन हो सकता है, क्योंकि ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है वो बहुत कम होता है। तो उस पर्पज से ये ट्यूब की काम में ली जाती है। कभी कभी अगर क्लियर फ्लूइड हो थोरेसिक एरिया में प्लूरल इफ्यूजन में, तो थोरेकोसेंटेसिस में भी इसको यूज करते हैं। जब सिर्फ फ्लूइड हो, क्लियर फ्लूइड हो, तब ये काम का है। अगर वहां पे पस है इस तरीके का है, तो इससे ड्रेन नहीं हो सकता। तो नॉन कोएगुलेबल नॉन विस्किड फ्लूइड ही ड्रेन कर सकते हैं पिगटेल कैथेटर से। ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर के दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस है जो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, ताकि भगवान कृष्ण के उस वाक्य को सार्थक कर सके आप कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।